हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन वीडियो ऑफ इंड AS 21 जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। मेनली अगर देखा जाए तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग को थोड़ा बहुत करेंसीज के बारे में पढ़ना है कि कैसे अलग अलग टाइप्स की करेंसीज होती है। अलॉन्ग विद दैट मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि यार इंड AS 21 का चैप्टर क्या ही है। इंड AS 21 का चैप्टर इज ऑल अबाउट टू थिंग्स। वन, कि आपको क्या किसी रिस्पेक्टिव आइटम को कन्वर्ट करना है कि नहीं करना इनटू सम रेट, और दूसरा हो गया कि अगर कन्वर्ट करना है तो इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर कुछ गेन या लॉसेस आ रहे हैं तो वो कहाँ पे जाने चाहिए। तो बारीक बारीक पार्ट में हम लोग जो है वो चीज़ें डिवाइड करेंगे। आई बेट कि एक बार आप ये रिवीजन वीडियो देख लोगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से जो है वो कहीं ना कहीं समझ आएगा। मैं मान के चलता हूँ कि थोड़ा बहुत आपने AS 11 पढ़ा हुआ है, वो नहीं पढ़ा है तो थोड़ा बहुत इंड AS 21 का रेफरेंस आपको पता है। अगर इतना आपको पता है तो आप यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे निश्चिंत हो जाइए। लेट्स स्टार्ट रिवाइजिंग इन क्विक टाइम। और कुछ थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखेंगे कि कोई अगर टॉपिक है जिसको लेकर हमको लगता है कि सर एक बार सॉल्विंग करके पता चल जाए तो वो कुछ जगह पे हम लोग सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे, राइट। चलिए, सबसे पहले स्कोप एक्सक्लूजन, ये आपका जो है वो इस पूरे चैप्टर का सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। इसको हम साइड में रख सकते हैं। हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में तीन तरीके की करेंसी है, फंक्शनल, फॉरेन और प्रेजेंटेशन। बहुत सिंपल सी बात है। ऑफन हम लोग को हमेशा दो करेंसी के बारे में ही पढ़ाया जाता है। एक आपकी डोमेस्टिक करेंसी हो गई और एक है कि डोमेस्टिक करेंसी के अलावा अगर आप किसी में ट्रेड कर रहे हो तो इन दैट केस वो हम लोग के लिए फॉरेन करेंसी काउंट होती है। ये चैप्टर बोलता है कि सर हम ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तीन अलग अलग करेंसीज के बारे में पढ़ाएंगे एंड इसीलिए इस चैप्टर को आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट, व्हेन आई से फंक्शनल करेंसी, तो देखो लेमन लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि भाई जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो वहां की जो करेंसी है वो आपके लिए फंक्शनल करेंसी हो सकती है। हम भारतीय, हम भारत के अंदर है, हम भारत के अंदर अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारे लिए रुपीस जो है वो फंक्शनल करेंसी हो सकती है। एंड इसके अलावा कोई और भी करेंसी के अंदर मैं ट्रेड कर रहा हूं, जैसे अगर मैं यूएस से कोई गुड्स परचेज करता हूं या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूरोप के अंदर कोई गुड्स मैं सेल करता हूं और वहां पे मेरी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई और ही करेंसी में ट्रेड हो रही है। लेट्स से यूरोप के अंदर जब मैं कर रहा हूं तो कभी यूरो में हो रही है तो कभी पाउंड में हो रही है, ब्रिटेन के साथ कर रहा हूं तो पाउंड में, राइट, यूएस के साथ कर रहा हूं तो डॉलर्स में ट्रांजेक्शन्स हो रही है। मेरे करेंसी के अलावा कोई और भी करेंसी अगर जिसके साथ मैं ट्रेड कर रहा हूं वो मेरे लिए फॉरेन करेंसी माना जाएगा। तो एक बेसिक लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि फंक्शनल करेंसी आपकी अपनी करेंसी हो गई एंड फॉरेन करेंसी जो है वो आपके फंक्शनल करेंसी के अलावा सारी करेंसी आपके लिए फॉरेन करेंसी है। बट ध्यान रहे, ये तो मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में बताया है कि फंक्शनल करेंसी का मतलब हो गया जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो वहां की करेंसी। बट इतने सिंपल तरीके से इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने ये बोल के रखा हुआ है कि सर ऐसा नहीं बोल सकते आप कि आप अगर इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो और आपका करेंसी जो है वो रुपीज ही फंक्शनल करेंसी होगा। सर ये बोलना थोड़ा गलत है क्योंकि ये फंक्शनल वाला जो वर्ड है ये दर्शाता है कि आप मेजरली काम कौन सी करेंसी में करते हो। देखो फंक्शन का मतलब ही काम होता है, तो कौन सी ऐसी करेंसी है जिसमें आप मेजरली फंक्शन करते हो। कुल मिलाकर कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपके ऊपर एक इंपैक्ट डालता है, आपके ऊपर एक इन्फ्लुएंस डालता है, वो कंट्री की करेंसी आपके लिए क्या मानी जाएगी, फंक्शनल करेंसी। 90% इंडियन कंपनीज के लिए तो हम बोल सकते हैं कि सर रुपीज ही ऐसा है क्योंकि हमारे इंडियन इकोनॉमिक फोर्सेस, हमारे देश की सरकार, हमारे देश की कंपटीशन, हमारे देश में बाकी लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब मिलकर हम पे इंपैक्ट डालते हैं। इन सबको ध्यान में रख के हम लोग सेल्स प्राइस डिसाइड करते हैं। तो फॉर अस द रुपीज इज एन फंक्शनल करेंसी। बट देयर माइट बी अ केस कि आप इंडिया में बस खाली एक छोटी सी दुकान खोल के बैठे हो और लगभग आपकी सारी प्राइसिंग यूएस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से हो रही है। सर ये कब होगा कि यूएस के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से हो रही है? जब आपके मेन कंपटीशन ही यूएस वाले हैं। जैसे इंडिया में माल बेच तो रहे हो बट इंडिया में आपके अलावा कोई और इंडियन माल नहीं बेचता है, यूएस वाले ही 2-3 जन है जो माल बेचते हैं। तो मेजरली वहां के इकोनॉमिक फोर्सेस के अनुसार आप प्राइसिंग डिसाइड करते हो और इंडिया में कन्वर्ट करके बस खाली लोगों को चार्ज कर देते हो। तो इन दैट केस भले ही आप इंडिया में ऑपरेट कर रहे हो, देयर माइट बी अ चांस कि आपकी फंक्शनल करेंसी यहां पे रुपीज ना हो, आपकी फंक्शनल करेंसी यहां पे क्या है, डॉलर। बट इसके लिए कुछ कंडीशन दी है, वी नीड टू स्टडी। मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ध्यान में रखना है कि सपोज मैं एक इंडियन कंपनी हूं और मेरे लिए रुपीज मेरी फंक्शनल करेंसी आती है एंड मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो माल है वो बेच के रखा है टू अ यूएस कस्टमर। तो इन दैट केस सबसे पहले जब मैं डॉलर्स में किसी यूएस कस्टमर को माल बेच रहा हूं
तो जिस दिन मैं ये माल बेच रहा हूँ उस दिन की ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होनी चाहिए वो हम लोग को सीखना है, क्योंकि माल तो आप डॉलर में बेचते हो और आप अपने बुक्स को पूरा रुपीस में बना रहे हो। तो आपको सबसे पहले ये सीखना है, एंड सेकेंडली आपको सीखना है कि ये जो कस्टमर है इसने पैसा दिया नहीं है, तो डेटर्स नाम का एक असेट मेरे बुक्स में खड़ा हुआ है, क्या इससे मुझे सेम अमाउंट पे रखना है या हर साल थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट करना है इनटू द रियल एक्सचेंज रेट जो आज एप्लीकेबल है। तो ये दो बातें हम लोग को यहाँ पे सीखनी है कि जब फॉरेन करेंसी में आप ट्रांजेक्शन करते हो तो एक तो वो ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, एंड अगर फॉरेन करेंसी के बैलेंसेस आपके बुक्स में दिख रहे हैं देन हाउ यू विल रिकॉर्ड दोज बैलेंसेस। दूसरा पार्ट हो गया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि रिलायंस लिमिटेड हमारे इंडिया में ऑपरेट कर रही है, जिनको रुपीस में सब कुछ प्रेजेंट करना पड़ता है। अब रिलायंस की एक सब्सिडरी है जिसका नाम हो गया री यूएस लिमिटेड, और री यूएस लिमिटेड सारे स्टेटमेंट किस में बनाती है, डॉलर्स में। अब ये हमारी सब्सिडरी है, हमें इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सीएफएस बनाने के लिए हमारे रुपीस वाले स्टेटमेंट तो चाहिए, प्लस इस कंपनी के भी स्टेटमेंट चाहिए, और ये कंपनी के सारे स्टेटमेंट डॉलर्स में है। सो हमें ऐसा कुछ चाहिए कि इन सबको मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, रुपीस के अंदर कन्वर्ट कर दूं, जस्ट फॉर द सेक कि मैं क्या बना सकूं, सीएफएस बना सकूं। तो इन दैट केस ये पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर होगा कि हमारी जो रिलायंस यूएस लिमिटेड है वो अपनी फंक्शनल करेंसी से चीजें कौन से करेंसी में कन्वर्ट कर रही है, प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट कर रही है, जहां पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन आप कन्वर्जन कर रहे हो। यहां पे आपका कोई रियल एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है। बेचारी रिलायंस की जो यूएस कंपनी है वो वहां पे ही सारे डेटर्स मैनेज कर रही है, वहां पे ही क्रेडिटर्स मैनेज कर रही है, तो उनमें आपको वैसे भी कोई फर्दर एक्सचेंज गेन या लॉस नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी आप कन्वर्ट करते हो इनटू रुपीस, क्योंकि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेजेंट उसे रुपीस में करना चाहते हो ताकि आप क्या बना सको, सीएफएस बना सको। तो पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर इज व्हेन यू कन्वर्ट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन और फॉरेन करेंसी बैलेंसेस इनटू योर फंक्शनल करेंसी, एंड पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर इज व्हेन यू कन्वर्ट योर प्रेजेंटेशन करेंसी इनटू योर व्हेन यू कन्वर्ट योर फंक्शनल करेंसी इनटू योर प्रेजेंटेशन करेंसी। दोनों में रूल्स अलग अलग एप्लीकेबल है, एक एक करके देखेंगे। बट पहले आपको ये समझना है करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी इज अ फॉरेन करेंसी। सर समझ आ गया। फंक्शनल करेंसी प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जहां पे आप ऑपरेट करते हो उस देश की करेंसी हम लोग के लिए फंक्शनल करेंसी होगी। यूजुअली आपकी डोमेस्टिक करेंसी होती है, यूजुअली वाले वर्ड में थोड़ी सी कैजुअलनेस है, आप ध्यान में रखना। प्रेजेंटेशन करेंसी जिसके अंदर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो। अब फंक्शनल करेंसी को लेकर क्या बोला है सर, देखिए जिस देश की इकोनॉमिक फोर्सेस सेल्स प्राइस को निकालने में इंपैक्ट कर रही है तो वो देश की करेंसी आपकी फंक्शनल करेंसी हो सकती है, या जिस देश के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हो वहां पे खर्चे आप कौन सी करेंसी में कर रहे हो, अगर आपकी मेजर कॉस्ट किसी एक पर्टिकुलर करेंसी में हो रही है तो वो आपकी फंक्शनल करेंसी है। सर डिबेट हो गया, तो सेल्स प्राइस जब आप डिनोमिनेट कर रहे हो तो डॉलर्स में कर रहे हो, निकालने के टाइम पे यूएस के इकोनॉमिक फोर्सेस काम आ रहे, खर्चे सारे रुपीज में कर रहे हो। इन दोनों में अगर लड़ाई होती है, मैंने क्या बोला, सेल प्राइस निकालते वक्त किस देश के इकोनॉमिक फोर्सेस को आप यूज कर रहे हो, किस देश की कंपटीशन को आप यूज कर रहे हो टू इवैल्यूएट द सेल्स प्राइस, एंड सेकंड कौन से करेंसी में आप खर्चा कर रहे हो, ये दोनों सेम है तो फाइनल आपका कंक्लूजन आ चुका है। खर्चा भी सब कुछ रुपीज में हो रहा है सर, और इकोनॉमिक फोर्सेस भी इंडिया की है सर, दोनों ही रुपीज में, बात ही खत्म। लेकिन दोनों में अगर लड़ाई है कि सर एक का आंसर रुपीज आ रहा है और एक का आंसर डॉलर्स आ रहा है, अब क्या करना चाहिए, आता तुम्हाला काय करायचंय, आपको फर्दर इंडिकेटर्स चेक करने चाहिए। फर्दर इंडिकेटर्स इज कि आपने कौन सी करेंसी में मेजरली लोन्स लेके रखे हैं, किस करेंसी में आपने फंड्स जनरेट किए हुए, या किस करेंसी में आप अपने ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स को रिटेन करते हो। मतलब जब आप पैसे कमा लेते हो तो आप रुपीस के बैंक अकाउंट में रखते हो या आप डॉलर्स में शिफ्ट कर देते हो। ये दोनों आपको और हेल्प करेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टू कंक्लूड कि आपकी फंक्शनल करेंसी रुपीस है या डॉलर्स है। फॉरेन ऑपरेशन के लिए कुछ एडिशनल कंडीशंस है जो दिखाई गई है। कई बार क्या होता है कि यूएस में कोई पेरेंट कंपनी है जो इंडिया के अंदर जस्ट फॉर द सेक कि माल बेच सके इसलिए एक छोटा सा यूनिट ओपन कर देती है और उसे अपना क्या बना लेती है, सब्सिडरी। तो ये हम लोग का फॉरेन ऑपरेशन हो गया। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये फॉरेन ऑपरेशन एब्सोल्युटली डिपेंडेंट है ऑन द पेरेंट। अगर ये फॉरेन ऑपरेशन एब्सोल्युटली डिपेंडेंट है अपॉन द पेरेंट तो जो पेरेंट की फंक्शनल करेंसी है वही इस फॉरेन ऑपरेशन की क्या मानी जाएगी, फंक्शनल करेंसी। जैसे अगर पेरेंट की डॉलर्स है तो हमारे फॉरेन ऑपरेशन की डॉलर है। बट फॉरेन ऑपरेशन सवाल उठा सकता है, सर मैं ऑटोनॉमस हूं, मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेरेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं सारा काम खुद ही मैनेज करता हूं। तो सर आपकी अपनी फंक्शनल करेंसी हो सकती है, आप अपने इंडिकेटर्स यहां पे खुद लगाइए। जैसे
फॉरेन ऑपरेशन कब डिपेंडेंसी दिखा सकता है, यहां पे कुछ आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं। जैसे आप यहां पे चेक करो कि ये जो फॉरेन ऑपरेशन है क्या ये खुद अपना कुछ काम कर रहा है या बस खाली यूएस के ऑपरेशन का एक एक्सटेंशन है कि यूएस से माल लेता है इंडिया में देता है, यूएस से माल लेता है इंडिया में देता है। अगर यही बात है तो इन दैट केस सर आप अलग नहीं हो, आप पेरेंट के साथ ही जुड़े हो, आपकी फंक्शनल करेंसी अपनी खुद की कुछ नहीं है, पेरेंट वाली मानी जाएगी। दूसरा एक और पॉइंट चेक कर लो कि रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ आपके कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। खाली ऐसा तो नहीं है ना कि इंडिया में बैठ के बस खाली यूएस के साथ ही आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो। इफ सो तो हाउ यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर एब्सोल्युटली डिपेंडेंट। पैसा जो आप अनरेट करते हो क्या आप अपने पास रखते हो या पेरेंट को दे देते हो? एंड लास्टली क्या आपके पास कैश फ्लो सफिशिएंट रहते हैं ना टू सर्व योर डेट ऑब्लिगेशन, या आर यू डिपेंडेंट अपॉन द पेरेंट? सब जगह पे अगर डिपेंडेंसी आ रही है तो चुप रहो मुन्ना, अगर एक दो जगह पे डिबेट आ रही है तो वहां पे आपको जजमेंट का यूज करना है। बट ये कुछ पॉइंटर्स है बताने के लिए कि कब पेरेंट की फंक्शनल करेंसी फॉरेन ऑपरेशन की फंक्शनल करेंसी बनेगी। ये होने के बाद हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आता है, सर कर लिया हम लोग ने फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन्स, बोलो अब हमको क्या करना चाहिए। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम यहाँ पे इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं और हमारी फंक्शनल करेंसी है रुपीज़ की। यूएस से हम लोग ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो गुड्स क्या करके रखे हैं, परचेज करके रखे हुए हैं। अब हम लोग ने यूएस से दो तरीके की परचेज की थी, एक हम लोग ने गुड्स परचेज किए थे और एक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ने मशीनरी परचेज की थी। सर जब मशीनरी परचेज की थी वो थी $10,000 की और जो गुड्स परचेज किए थे वो थे $1,000 के, और उस वक्त जो रेट चल रही थी इट वॉज 80 रुपीज़ पर डॉलर। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहिए, बताओ पैसे आए क्या? बोला सर पैसे तो एक भी नहीं आए। ठीक है, सबसे पहले आप रिकॉर्ड करोगे फॉर गुड्स, आप यहाँ पे एंट्री पास करोगे परचेज टू क्रेडिटर्स, एंड उसके बाद मशीन को भी आप डेबिट करोगे और एंट्री पास करोगे टू पेबल्स। लेकिन व्हेन आई से आप, मतलब आपकी सारी ट्रांजैक्शन तो रुपीज़ में कन्वर्ट हो रही है, तो सर क्या रेट ले? जिस दिन भी ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन ट्रांजैक्शन उस दिन की स्पॉट रेट पे डिसाइड होगी। उस दिन का स्पॉट रेट मतलब यहाँ पे कितना है, 80 रुपया। तो आप यहाँ पे 80,000 की परचेजिंग दिखा दो एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप 8 लाख की परचेजिंग दिखा दो। इस तरीके से हमारे सबसे डे 1 पे पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होगी। बट इसके बाद क्या होगा पता है? परचेजेस तो भूल जाएगा, ये सब याद नहीं रखेगा, बट हमारी बैलेंस शीट ये सब याद रखती है। बैलेंस शीट ने देखा कि सर हमारे बुक्स में क्रेडिटर्स आ रहे हैं 80,000 के, हमारे बुक्स में थोड़े बहुत पेबल्स आ रहे हैं सर कितने के, 8 लाख के, एंड हमारे बुक्स में एक मशीन आ रही है सर कितने की, 8 लाख की। अब सर क्या इनको मुझे रीमेजर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हम लोग का जो पार्ट 2 है इसके अंदर वो है कि जो बैलेंस शीट में इस पूरे ट्रांजैक्शन के कारण बैलेंसेस एंट्री में आए हैं क्या वो रीमेजर होंगे या नहीं होंगे। आपको ये वाली बात को पहले इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि जिन आइटम्स को आप रीमेजर करने की बात कर रहे हो वो हमारे मॉनेटरी आइटम है या वो हम लोग के लिए नॉन मॉनेटरी आइटम है। सर ये क्या होता है मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? वेरी सिंपल, कोई भी ऐसा आइटम है जहां पे आपको एक फिक्स्ड अमाउंट सेटल करनी पड़ेगी सामने वाले को, भले वो किसी भी करेंसी में, बट वो अमाउंट फिक्स्ड है, फ्लक्चुएट नहीं होती है, एंड यू नो दैट कि यू हैव टू सेटल इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, इट इज फिक्स्ड। जैसे यहां पे माना कि रुपीज के टर्म्स में फिक्स नहीं है, बट कितने डॉलर देने वो तो फिक्स है। तो जब कोई फॉरेन करेंसी आइटम है जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पता है फिक्स कितना देने है, तो इन दैट केस वो आइटम को हम लोग नाम देंगे मॉनेटरी आइटम, जिसको मनी के टर्म्स में आप सेटल करने वाले हो या जो मनी के टर्म्स में आपको मिलने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोन आपने दे के रखा है, लोन आपने लेके रखा है, क्रेडिटर्स हो गया, पेबल हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ऑल दीज आर मॉनेटरी आइटम्स। सर नॉन मॉनेटरी आइटम क्या हो गया? नॉन मॉनेटरी आइटम मतलब ऐसा हो गया जिसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे नहीं या कितने मिलने वाले हैं उसके बारे में कोई श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डिस्कशन से ये साबित होता है कि हमारा जो मशीन है इट इज नॉन मॉनेटरी आइटम एंड हमारे जो क्रेडिटर्स और पेबल है वो क्या हो गए, मॉनेटरी आइटम। इतना हमको समझ में आ गया। मॉनेटरी आइटम को लेकर एक सिंपल सा रूल है, हर ईयर एंड पे जब तक वो सेटल नहीं हो जाते, हर ईयर एंड पे आप मॉनेटरी आइटम्स को रीमेजर करते रहोगे एज पर लेटेस्ट एक्सचेंज रेट, और कोई भी गेन हुआ, कोई भी लॉस हुआ, वो सब आप कहां पे दिखाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो यहां पे सपोज एक साल पास हो जाता है और अभी तक पैसा देना बाकी है एंड द रेट इज करेंटली 85 पर डॉलर, तो मतलब मैं क्रेडिटर्स को भी बढ़ा दूंगा, 80 से मेरा क्रेडिटर हो जाएगा 85,000 एंड ये भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो जाएगा 8.5 लाख, और जो भी हम लोग का लॉस आया वो लॉस सारा का सारा जाएगा प्री एनएल अकाउंट के अंदर। मॉनेटरी आइटम के तो ये हालात है।
नॉन मॉनिटरी आइटम को लेकर बात बोली है कि सर देखो वैसे तो हम नॉन मॉनिटरी के साथ उतना नाता नहीं रखते, तो नॉन मॉनिटरी अगर लेट्स से कॉस्ट मेजरमेंट पे फॉलो हो रहा है तो उसे फॉलो होते रहने दीजिए, इग्नोर एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉसेस, कुछ हो भी नहीं रहे ना रियल में, हमको कौन सा 8 लाख किसी को चुकाना है, हमको तो इससे माल बनाना है। तो अगर कॉस्ट पे मेजर कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप नॉन मॉनिटरी आइटम के लिए मेजरमेंट सिस्टम फेयर वैल्यू वाला रख रहे हो या मेजरमेंट सिस्टम एनआरवी वाला रख रहे हो, तो आपको उस दिन की फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी 31 मार्च की, या एनआरवी निकालनी पड़ेगी। अब अगर मशीन बाहर रखी हुई है सर, तो एनआरवी और फेयर वैल्यू भी बाहर वाले डॉलर्स में आएगी, तो आपको डॉलर्स को कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा क्लोजिंग रेट पे। तो सर उस केस में आपका रीमेजरमेंट आ सकता है। जैसे मशीन को मैंने पूछा तो किस में आती है, बोला इंड AS 16 में सर, और इंड AS 16 के तहत अगर रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो होता है तो आपको मशीन की फेयर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब अगर फेयर वैल्यू ही मेरी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सपोज $1 लाख की आ रही है, तो उस दिन जिस दिन मैंने फेयर वैल्यू निकाला है तब तो मुझे कन्वर्ट करके देखना पड़ेगा ना सर कि क्या फेयर वैल्यू है इन रुपीस के टर्म्स, तो कन्वर्जन का काम पड़ेगा सर, अदरवाइज कन्वर्जन का काम नहीं पड़ेगा। तो नॉन मॉनिटरी में हमने क्या जाना कि जब हम असेट को रीमेजर कर रहे हैं तो कन्वर्ट करेंगे, असेट को ही अगर रीमेजर नहीं कर रहे तो कन्वर्जन की नीड नहीं है। तो क्या क्या रीमेजर होगा, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, पीपीई हो गया, इन्वेंट्री हो गया, बायोलॉजिकल एसेट हो गया, जिन को आप फेयर वैल्यू पे मेजर करते हो, क्योंकि फेयर वैल्यू फॉरेन करेंसी टर्म्स में निकल कर आ रही है, यू हैव टू कन्वर्ट जिस दिन आपने फेयर वैल्यू निकाली है। सर लेकिन आपने ये बताया मॉनिटरी आइटम के केस में कोई फायदा या नुकसान हो रहा है तो आप पीनल के अंदर लेके जाते हो, यहां सर अगर फायदा या नुकसान हुआ तो कहां लेके जाओगे? वेल बहुत सिंपल है, जहां पे फायदा जाता है मेन वाला, उसके पीछे पीछे ये एक्सचेंज गेन या लॉस जाता है। जैसे मशीन के केस में बोला हुआ है कि रीवैल्यूएशन गेन हमेशा OCI में जाएगा, तो यहां पे अगर एक्सचेंज गेन या लॉस भी आता है तो वो कहां जाएगा? OCI में। इन्वेंट्री के केस में अगर एनआरवी पे बात निकल कर आ जाती है तो गेन या लॉस पीएनएल में जाता है, तो इन दैट केस एक्सचेंज गेन या लॉस भी आपका कहां जाएगा? पीएनएल में। जहां जहां मेन आइटम का गेन या लॉस जा रहा है जिसके कारण आप रीमेजर हो रहे हो, वहां वहां आपका एक्सचेंज गेन या लॉस जाएगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो यहां पे देखिए मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम एंड नॉन मॉनिटरी आइटम गेटिंग रीमेजर्ड। मॉनिटरी आइटम जिसका फिक्स नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या होने वाला है? अमाउंट डिटरमाइन होने वाला है। आप हमेशा क्लोजिंग रेट पे इसे रिपोर्ट करोगे, कौनो डिफरेंस आया तो वो पीनल के अंदर चला जाएगा। अगर हम कॉस्ट वाले की बात करें, नॉन मॉनिटरी आइटम जिसको आप किस पे मेजर कर रहे हो? कॉस्ट पे, तो आपका इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई कन्वर्जन का नीड ही नहीं है। नॉन मॉनिटरी आइटम जिनको आप रीमेजर करते हो, जैसे पीपी को आप फेयर वैल्यू पे लेते हो, तो उस वक्त कोई भी एक्सचेंज गेन या लॉस आया तो वो रिस्पेक्टिव इंड AS के हिसाब से ट्रीट होगा। जैसे रीवैल्यूएशन गेन OCI में जाता है, तो जहां पे फेयर वैल्यू गेन या लॉस जाता है वहां वहां एक्सचेंज गेन या लॉस जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ओके सर, डन, राइट। तो ये हम लोग के कुछ एग्जाम्पल हो गए मॉनिटरी आइटम के। देखिए पेंशन का अमाउंट पता रहता है कितना देना है, प्रोविजन का पता रहता है कितना देना है, राइट, डेट सिक्योरिटी का पता रहता है कितना देना है। नॉन मॉनिटरी में क्या क्या आ गया? प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस अगर आप पे करते हो तो आपको बदले में पैसे नहीं मिलते, सर्विसेज मिलती है। इनकम कोई आपको एडवांस में मिली है तो बदले में आपको पैसे वापस नहीं करने, आपको सर्विसेज सामने वाले को देनी है, तो ये नॉन मॉनिटरी हो गया। गुडविल खुद ही नहीं बता सकता कि कितना वैल्यू ला कर देगा। इंटैंजिबल एसेट, इन्वेंट्री, ROU, ये सब किस में आ जाते हैं? आपके नॉन मॉनिटरी एसेट्स में आते हैं, नॉन मॉनिटरी आइटम्स में आते हैं। ये बात हमको क्लियर है। तो इनकी मेजरमेंट तभी करनी है जब रिस्पेक्टिव इंड AS इन्हें कोई फेयर वैल्यू पे मेजर कराता है। इनकी रीमेजर आपको करते रहनी है अमाउंट्स जो आपकी आती है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है सर। अब देखिए अप्लाइंग इंड AS 21 टू द इंस्ट्रूमेंट मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, राइट। जैसे हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन नंबर 8 एक अभी देखने वाले, जिससे मैं एक बात यहाँ पे कंक्लूड करूंगा, बट आपको ये समझना जरूरी है 109 यहाँ पे क्या बोलता है। देखो आज के ज़माने में अगर आप कोई लोन लेते हो 10 लाख का और जिसकी ब्याज की रेट है 10%, एंड वो लोन लेते वक्त आप अगर प्रोसेसिंग फीस पे कर देते हो ₹1 लाख, तो हमारा इंड AS बोलता है कि सर आपको लग रहा है कि आपकी ब्याज की कॉस्ट 10% है, बट लिटरल लेवल पे तो आप ब्याज बहुत ज़्यादा पे कर रहे हो सर, बिकॉज व्हाट यू थिंक इज कि भाई 10% ऑन 10 लाख, 1 लाख का मैं ब्याज ये 10 लाख पे दे रहा हूं, जबकि रियलिटी ये है आप यहां पे 1 लाख का ब्याज नेट अमाउंट पे दे रहे हो, विच इज 9 लाख रुपीस, क्योंकि तुम्हारे हाथ में तो खाली कितने पैसे आए? 9 लाख। और इसीलिए जो इफेक्टिव रेट है वो 10% नहीं है सर, इफेक्टिव रेट 10% से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। हो सकता है 12 हो सकता है 13 हो, वो आपको ट्रायल एंड एरर अप्रोच से निकालनी पड़ेगी। एंड अब से सर हमारा लोन भी सीधा जितना आपको मिला है उस पर ही बुक होगा, विच इज़ 9 लाख,
और यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे बैंक टू लोन लाइन लैग। तो अब देखो भाई, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ़ यू सी, मेरा ओपनिंग बैलेंस जो है वो 9 लाख आ रहा है। जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस पे फाइनेंस कॉस्ट बुक होनी चाहिए वो मान लो सपोज 12 आ रही है या 11 आ रही है, लेकिन जब पे कर रहे हो आप कैश फ्लो तो पेमेंट तो खाली 1 लाख की हो रही है, और जो आपकी क्लोजिंग अमाउंट है वो आ रही है 9 लाख प्लस दिस वन माइनस दिस वन, इस तरीके से, राइट, प्लस दिस वन एंड माइनस दिस वन। अब मुद्दा उठता है कि सर ये डिफरेंट आइटम्स को हम लोग कैसे कैसे कन्वर्ट करें। तो ध्यान रखिए, जो फाइनेंस कॉस्ट है वो पूरे साल थोड़ी थोड़ी अक्रू हो रही थी। जो भी एक्सपेंस और इनकम पूरे साल थोड़े थोड़े अक्रू होते हैं उन्हें आप एवरेज रेट पे कन्वर्ट करते हो। जो भी आप पेमेंट करते हो वो सब किस पे होनी चाहिए, आपकी क्लोजिंग रेट पे होनी चाहिए। एंड उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि आपका मॉनिटरी आइटम है तो इसे भी कन्वर्ट करना चाहिए एट विच रेट, क्लोजिंग रेट। एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग और उसके बाद ये बातें हम समझते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर, जैसे मैंने बोला था कि साथ साथ कुछ कुछ जगह पे हम लोग क्वेश्चंस करते जाएंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पिक कर रहे हैं, राइट। देखिए, मेकर्स लिमिटेड ने एक लॉन्ग टर्म फॉरेन लोन रेस किया और वहाँ पे सामने वालों ने 60 मिलियन का हमें लोन दिया हुआ है, बट बदले में इंक्रीमेंटल कॉस्ट लग गई 2 लाख की। तो इफेक्टिवली आपको लोन कितना आया, खाली 58 लैक्स। ये 58 लैक्स पे आप ब्याज कितना भर रहे हो, 6 लाख का। तो आपको लग रहा है कि 6 लाख का ब्याज 60 मिलियन पे भर रहे हो, तो हमारी रेट कितनी है, 10%, जबकि इफेक्टिव रेट क्वेश्चन बोलता है सर आपकी कितनी है, 12%। आपका ब्याज जो है इफेक्टिवली वो कितने का आ रहा है, 12% का आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा पहले साल का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कैसा बनेगा, जब मैंने लोन लिया, अब सब ये फॉरेन करेंसी में बन रहा है, जब मैंने लोन लिया तो मेरा ओपनिंग बैलेंस था 58 लैक्स, फाइनेंस कॉस्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 12% के अनुसार रिकॉर्ड होगी, विच इज़ 58 लैक्स का 12%, राइट, इट इज़ 6,96,000। एंड जो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वो है 6 लाख की, तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है इट इज़ 58 लाख प्लस 696 माइनस 6 लाख, ये अराउंड आ रहा है 58,96,000। है तो ये लोन ही सर जो हमने लेकर रखा है, यस। जब आपने 58 लाख का लोन लिया रहेगा तो आपने जिस दिन लोन लिया रहेगा उस दिन पे रिकॉर्ड किया रहेगा, विच इज़ 2.5 के रेट के अनुसार अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरी जो अमाउंट आ रही है इट इज़ 58 लाख इंटू 2.5, ये आ रही है 14, दैट इज़ 1,45 लाख। तो देखो, जिस दिन पे आपने लोन लिया तब आपने रिकॉर्ड किया 1,45 लाख। अब मुद्दा उठता है कि फाइनेंस कॉस्ट भी डॉलर्स के टर्म्स में, जो पीएनएल के अंदर जाने वाली है, उसे किस पे बुक करूं। देखिए, एवरेज रेट आप यहां पे यूज करोगे क्योंकि ये खर्चा है जो पूरे साल अक्रू हो रहा था, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए आप एवरेज रेट यूज करोगे, विच इज 696 इंटू 2.42। तो ये आ रही है हम लोग की 1684320। सर पेमेंट जो हम लोग 6 लाख की कर रहे हैं, देखो पेमेंट तो लास्ट डेट पे कर रहे हो, तो फॉर पेमेंट इट शुड बी क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट हम लोग का कितना है यहाँ पे, 2.75 रुपीज़, 2.75। तो 6 लाख इंटू 2.75 मेरी अमाउंट आ रही है 16,50,000। और ये क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है, हमारा मॉनिटरी आइटम अगर होता है तो क्लोजिंग बैलेंस हम रीमेजर करते हैं। लोन इज अ मॉनिटरी आइटम जो हमने लेके रखा है, तो ये क्लोजिंग रेट पे रीमेजर होगा। 2.75 का क्लोजिंग रेट है, राइट। तो यहाँ पे अमाउंट आती है 58,96,000 इंटू 2.75, 16214,123। बट सर ये हिसाब तो मैच ही नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी क्लोजिंग बैलेंस 5896 इंटू 2.75 जो आनी चाहिए वो तो आ ही नहीं रही है। आप अगर 1,45 लाख प्लस 1,684320 प्लस सॉरी माइनस 16500, सर अगर आप ये प्लस करोगे एंड ये माइनस करोगे तो हमारा आंसर तो 1,4534,320 आ रहा है, जबकि आपको तो क्लोजिंग अमाउंट कुछ और ही चाहिए। आपको क्लोजिंग अमाउंट चाहिए 16214,123, इस तरीके के अमाउंट चाहिए। तो सर यहाँ पे फ़र्क आ रहा है 16,79,680 का। सर ये फ़र्क जो है वो मेनली कहलाया जाएगा एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस, ध्यान रखिए। तो मतलब कुल मिलाकर आप पहले क्या करोगे, सारे आइटम्स को कन्वर्ट करोगे, बट इसमें क्लोजिंग बैलेंस आपका इस तरीके से नहीं बनेगा कि आपने फाइनेंस कॉस्ट ऐड कर दिया और पेमेंट माइनस कर दिया तो वो क्लोजिंग बैलेंस बन चुका है। क्लोजिंग बैलेंस अपना अलग निकल कर आएगा जो जैसे यहाँ आ रहा है, बट तुम्हारी कहानी तो क्लोजिंग बैलेंस कुछ और ला रही है और तुम्हारा आ कुछ और रहा है। तो ये जो रीमेजरमेंट होगा इसे हम लोग मानेंगे एक्सचेंज गेन या एक्सचेंज लॉस। एक बार सर एंट्री बता दो ना। फर्स्ट वाले की होगी बैंक टू लोन, सेकेंड वाले की होगी फाइनेंस कॉस्ट टू लोन, थर्ड वाले आइटम की होगी लोन टू बैंक।
एंड ये एक्सचेंज गेन आपका क्योंकि लोन को बढ़ा रहा है, इट इज़ एक्सचेंज लॉस है। एक्सचेंज लॉस अगर आपके लोन को बढ़ा रहा है तो इट इज़ एक्सचेंज लॉस टू लोन अकाउंट एंड देन ये पीनल में चला जाएगा, दैट इज़ द केस। तो ये पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है इट इज़ कि अगर आप कोई भी ऐसा लोन है जिसे अमोर्टाइज कॉस्ट पे मेजर करते हो तो उसकी रेट्स क्या क्या रहेगी, ध्यान रखिए, ये आपका सबसे मेन कंपोनेंट है जो आपने इसमें निकाला है। एक और बात जो मैं आपको याद दिला देता हूं, जैसे मैंने बोला था नॉन मॉनेटरी आइटम को अगर आप प्री मेजर करते हो और उस वक्त कोई गेन या लॉस आता है तो वो गेन या लॉस आपका साथ साथ उस आइटम के चला जाएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपका उसी पार्ट के ऊपर हो गया। इफ़ यू सी क्वेश्चन नंबर 4, ए ने $5000 की यूएसए सप्लायर से एक मशीन परचेज की ऑन क्रेडिट। जब परचेज की थी तब 60 की थी, तो अपन ने पहले दिखा दिया मशीन टू क्रेडिटर्स 3 लाख रुपया। उसके बाद आपने फेयर वैल्यू 31 मार्च 21 को निकाली तो 5500 आ रही थी एंड उस दिन रेट थी 65। तो देखिए 5500 इंटू 65, मेरी जो अमाउंट आ रही है $5500 $5500 इंटू 65, तो इट इज़ 3575000। जबकि मैंने मशीन कितने की रिकॉर्ड की है, 3 लाख की। क्योंकि मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो किया है, ये 57,500 का जो पूरा का पूरा गेन है, ये सारा का सारा गेन कहाँ पे जाना चाहिए, ओसीआई में। देखिए यहाँ पे मशीन आपकी बढ़ रही है, 2 एंट्रीज के वाया, कुछ ओसीआई में गया, कुछ ओसीआई में गया, टोटल कितना ओसीआई में गया, 57,500। सर वो क्रेडिटर का क्या हुआ जो आपने रिकॉर्ड किया था, अब उसको तो आपको $5000 ही पे करने हैं, बट येस क्योंकि मॉनेटरी आइटम है तो आप कन्वर्ट करोगे 5000 इंटू 5, 5000 इंटू 5, 25,000 का वहाँ पे आपको जो है वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हमने यहाँ पे बुक कर दिया, राइट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो ये हम लोग का हो गया कि नॉन मॉनेटरी आइटम्स को अगर आप प्री मेजर करते हो तो क्या होता है। एक और केस है, कभी कभार ना आपका मॉनेटरी आइटम भी फेयर वैल्यू पे मेजर होता है, तब क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। सर मॉनेटरी आइटम को तो आप प्री मेजर कर ही रहे हो, हाँ, बट उसका रिस्पेक्टिव इंडेक्स बोलता है कि तू भी अपने आप में नई फेयर वैल्यू निकाल। इट इज लाइक आपने किसी बॉन्ड खरीद के रखे कंपनी के $1000 के, ओके, अब ये $1000 के जब आपने बॉन्ड्स खरीदे थे तब रेट चल रही थी 80 रुपए की, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया 80,000 रुपीज़ पे। अब रेट चल रही है 85 पे, तो मॉनेटरी आइटम होने के नाते कन्वर्ट तो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सर, बट आपको ये समझने की बात है कि हमारा जो बॉन्ड है उसको लेकर हमने एक मॉडल फॉलो किया हुआ है FVTOCI, ये मुझे इंड AS 109 अलाउ करता है। तो अब क्या हो रहा है, हमारा जब बॉन्ड का फेयर वैल्यू रीमेजर हो रहा है, दैट इज 1000 की जो वैल्यू आ रही है, सपोज इस दिन फेयर वैल्यू आ रही है $1200 की, तो ये जो $200 का गेन हो रहा है वो तो OCI में जाना चाहिए, एंड मॉनेटरी आइटम पे जो एक्सचेंज गेन या लॉस होता है वो तो पीनल के अंदर जाता है। तो इसीलिए हम लोग को प्रॉपरली स्प्लिटिंग यहाँ पे देख लेनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन हम लोग को देके रखा हुआ है, थोड़ा सा मुझे कुछ सेकंड्स लग सकते हैं चीज़ों को ढूंढने में, हालांकि बाकी तो अपन ने अरेंज किया ऐसा, राइट। वेट, मैंने यहाँ पे मार्किंग करके रखी हुई थी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इसके ऊपर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तो अपना जो है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन समथिंग एल्स, ये बॉन्ड्स के ऊपर नहीं है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखिए वो क्वेश्चन को लेकर हम लोग लास्ट में देख लेंगे कि हमें मिलता है कि नहीं मिलता है, बट आप ये वाली बात ध्यान में रखोगे कि जो बॉन्ड्स है अगर आप रीमेजर कर रहे हो और रीमेजरमेंट के वक्त आपका कोई भी गेन या लॉस आता है तो वो OCI में जाता है, बट एक्सचेंज गेन या लॉस आपका कहाँ पे जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यू नीड टू स्मार्टली स्प्लिट कि भाई किस तरीके से आपकी अमाउंट्स होनी चाहिए, जो बहुत सिंपल है, मैं बता भी देता हूँ। इनफैक्ट देखिए अगर हम देखें तो ये जो $1000 है वो कितने पे दिख रहा था, 80,000 के अमाउंट पे। पहले मैं इसी 1000 को रीमेजर करूँगा, जैसे 1000 इंटू 85, तो 80 से जो अमाउंट 85 तक पहुँची है, ये 5000 का जो गेन है इसे हम बोलेंगे एक्सचेंज गेन और लॉस। सर ये कहाँ जाना चाहिए, ये पीनल के अंदर जाना चाहिए। एंड उसके बाद आज जो इसकी फेयर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1200 इंटू आज की रेट इज़ 85, तो 1200 इंटू 85 द अमाउंट इज़ 1,02,000। तो यहाँ पे मुझे 1,02,000 माइनस 85, 17,000 का गेन हो रहा है, ये कहाँ जाना चाहिए, OCI में। तो आपको इस तरीके से प्रॉपर्ली स्प्लिट करना सीख लेना है। एक्सचेंज गेन या लॉस का कंपोनेंट बिना एक बार फेयर वैल्यू को कंसिडर किए आराम से आप निकालो, देखो क्या फ़ायदा नुकसान आ रहा है,
और उसके बाद आपको जो है वो एक बार फेयर वैल्यू के साथ चेक कर लेना है कि हमारा एग्जैक्टली क्या फ़ायदा एडिशनली हुआ है। तो इसमें आपका ये कवर हो गया। सम में भी यही बात थी, बाय डिफ़ॉल्ट अपन ने यहाँ पे कवर कर ली, नो टेंशन, राइट। यहाँ पे भाई अपने एक सांस ले सकते हैं कि हमारा ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज़ फिनिश्ड। जो मैंने बोला था, आप फंक्शनल करेंसी में रिकॉर्ड कर रहे हो और आपने सारी ट्रांजेक्शन किस में की है, फॉरेन करेंसी में की है, तो ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करेंगे और बैलेंसेस कैसे रिकॉर्ड करेंगे। अब हम लोग का सेकेंड पार्ट है कि सर सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेरेंट है और उसकी एक सब्सिडरी है जो सारे स्टेटमेंट डॉलर्स में बना रही है एंड पेरेंट को सब कुछ जो है वो रुपीज़ में चाहिए बिकॉज वो CFS बनाना चाहती है। तो एक बार सब्सिडरी जिसकी फंक्शनल करेंसी डॉलर्स की है वो जब चीज़ें रुपीज़ में कन्वर्ट कर रही है तो क्या सिस्टम वर्क करेगा। सबसे पहली बात, ऐसे सिनारियो में आप मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी के बीच में भेदभाव नहीं करोगे। जितने भी एसेट्स है वो सब किस पे कन्वर्ट होंगे, क्लोजिंग रेट पे, क्योंकि वहाँ पे इंटेंशन क्या हो गया, सब्सिडी ने ओवरऑल साल में जो भी खरीदा वगैरह रहेगा सब मेरे को एक बार के लिए चाहिए कि आज क्या वैल्यू रखते हैं वो लोग। तो रियल एक्सपोजर तो वैसे भी नहीं है, हम फॉर द सेक ऑफ प्रेजेंटेशन ही कर रहे हैं। ऑल असेट्स ऑफ द सब्सिडरी शैल बी कैलकुलेटेड एट क्लोजिंग रेट, ऑल द लाइबिलिटी इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी, सब आप क्लोजिंग पे कन्वर्ट करोगे। सर कुछ ऐसा है जो कन्वर्ट नहीं करेंगे? यस, शेयर कैपिटल आप उसी रेट का रखोगे जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट की थी। रिजर्व्स आप हमेशा उन्हीं रेट्स का लोगे जो एवरेज रेट थे जिस दिन आपके रिजर्व्स सब्सिडरी के अपने बुक्स में आपने लिए थे। करंट ईयर का अगर है तो करंट ईयर के एवरेज रेट, पास्ट ईयर के रिजर्व्स है तो पास्ट ईयर की एवरेज रेट, ओके। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी अगर डिफरेंस हमारे स्टेटमेंट में आता है सब्सिडरी के तो वो एक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट काम का डिफरेंस वैसे भी नहीं है, रियल एक्सपोजर तो वैसे भी नहीं है, क्यों पीनल में डालना। इसलिए वो एक अकाउंट में जाएगा जिसका नाम हो गया FCTR, और वो कैसा मेजरमेंट सिस्टम रखता है, OCI वाला। FCTR ब्रैकेट में हम लिखेंगे OCI, मतलब PNL के अंदर ट्रांसलेशन गेन नहीं जाएगा, OCI के अंदर जाएगा। मैं एक क्वेश्चन आपको जो है वो करवा देता हूँ इसके ऊपर ताकि एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी सी आ जाए। इफ़ यू सी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे इन्फोटेक लिमिटेड की फंक्शनल करेंसी डॉलर्स की है एंड हमें ट्रांसलेट करना है इनटू द प्रेजेंटेशन करेंसी ऑफ आर पेरेंट कंपनी जिसका है L डॉलर्स, ठीक है ना। तो ये सारे एसेट्स हमको देके रखे हुए एंड कुछ लाइबिलिटी हमें दी हुई है। इफ़ यू सी शेयर कैपिटल को उन्होंने उसी रेट पे रखा हुआ है जिस दिन अपन ने इन्वेस्टमेंट की थी, एंड रिजर्व्स के लिए भी जो पिछले साल का अगर रिटेन अर्निंग्स है तो पिछले साल की एवरेज रेट अपन ने यूज़ कर ली होगी। तो बोला सर ये 2 आइटम तो हम आपको दे रहे हैं, बाकी सब आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे खुद क्लोजिंग पे कन्वर्ट करो। तो जैसे हमारी जो क्लोजिंग रेट आ रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आ रही है 1.13। तो आप देखो 50,000 इंटू 1.13, 935 इंटू 1.13, 840 और 47 भी 1.13 से कन्वर्ट किए, भले ही मॉनेटरी हो या नॉन मॉनेटरी फ़र्क नहीं पड़ता। जो इस साल का पीनल है वो एवरेज रेट पे कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर आप देखोगे पूरी बैलेंस शीट का एक एक आइटम अगर क्लोजिंग पे कन्वर्ट होता तो कोई डिफरेंस दिखता ही नहीं। बट क्योंकि कुछ क्लोजिंग पे हो रहे, कुछ एवरेज पे हो रहे, कुछ हिस्टोरिकल रेट पे हो रहे, तो बैलेंस शीट आपकी मिसमैच हो रही है। और इस मिसमैचिंग के दौरान अगर आपके कोई गेन या लॉसेस अराइज होते हैं तो वो सब गेन या लॉसेस कहलाएंगे FCTR, और वो आपके OCI में दिखेंगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। ध्यान रहे ये FCTR पेरेंट को ही अकेले को बिलोंग नहीं करता, सब्सिडरी के हर रिजर्व्स 2 भाग में बांटे जाते हैं। अगर आपने पूरी इन्वेस्टमेंट की है तो आप लेके जाओ, बट आपके साथ अगर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी है, NCI भी है, MI भी है, जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है इनटू सब्सिडरी, तो उसके जितने भी रिजर्व्स है वो 2 भाग में बटेंगे, कुछ आपके होंगे और कुछ आपके NCI के होंगे। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है सर, याद रह जाएगी, टेंशन की बात ही नहीं है कोई। तो हम लोग का यहाँ पे FCTR कितना आ रहा है, 24376, राइट। देखिए एनी डिफरेंस इन FCTR OCI। अब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेट्स से ये FCTR का क्या होगा थोड़ा वो हम देख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट। कि सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारी जो सब्सिडरी है उसका ट्रांसलेशन हमने किया और फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व हम लोग का आया टोटल 2000 का। अब मैं एक पेरेंट कंपनी हूँ जिसने 90% इन्वेस्ट किया है, तो इसका मतलब है पूरा रिजर्व्स तो आपने नहीं दिखाया होगा, आपके अदर इक्विटी में खाली 2000 का 90% होगा, बाकी सब तो किस में दिख रहा होगा, NCI में। हाँ सर ये समझ आया हम लोग को। आज इसके अलावा कोई और अर्निंग्स भी आती तो आप स्प्लिट करते बिटवीन 90 एंड 10, तो ये भी तो एक अर्निंग है जो आप स्प्लिट कर रहे हो बिटवीन 90 एंड 10। खाली ये पीनल वाली अर्निंग नहीं है, बस कौन सी वाली अर्निंग है, OCI वाली। सर एब्सोल्युटली क्लियर। व्हाट इफ कि पेरेंट ये इन्वेस्टमेंट डिस्पोज कर दे, पूरा इन्वेस्टमेंट उसने बेच दिया, तो क्या होगा? उस वक्त आपका पूरा 18 का आइटम जो OCI के अंदर है, इट शैल बी ट्रांसफर्ड इनटू विच अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
तो देखो, अगर हम लोग पूरा स्टेक जो है वो सोल्ड कर लेते हैं एंड कंट्रोल भी अपने पास नहीं रखते, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई फुल डिस्पोज्ड और छोटा मोटा स्टेक रखा है, तो पूरा FCTR आपका कहाँ चला जाएगा, PNL के अंदर। बट सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने स्टेक बेचा नहीं है, उल्टा खरीद लिया, जो 10% आपका नहीं था वो अब आपने परचेज कर लिया, तो फिर NCI का जो FCTR का बैलेंस है वो NCI से आप हटा दोगे, बिकॉज NCI अब रहा ही नहीं, और वो आपके साथ कंबाइन हो जाएगा, NCI डेबिट टू FCTR, इस तरीके से आपकी एंट्री होगी। सर व्हाट इफ कि हमने स्टेक बेचा ही है लेकिन पूरा नहीं बेचा है, हम लोग ने ना प्रपोर्शनेटली बेचा है, तो मैं पूछूंगा 90% आपके पास था, क्या बेचने के बाद कंट्रोल आपके पास रहा है क्या? बोला हाँ सर, हमने खाली 30% ही बेचा है। तो देखो भाई 1800 का FCTR है फॉर 90% इनटू 30, जो 600 का FCTR है ना वो अब आपका नहीं है, वो अब किसका हो चुका है, NCI का हो चुका है। बिकॉज जब आप 90 में से 30 बेच देते हो तो आपके पास 60 बचता है, 30% अब NCI के पास चला गया, तो FCTR से कुछ पैसे आपको अब OCI में डाल देने हैं। कितने सर? 600 रुपये आप OCI में डाल दोगे। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, 1800 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 60, राइट, 1800 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 30, यस, 600 रुपये आपकी एंट्री पास हो जाएगी टू NCI, और डेबिट क्या हो जाएगा, FCTR। तो ये हो गया कि अगर मैं लेट से स्टेक बेच तो देता हूँ बट कंट्रोल रखता हूँ, तो क्या होगा, FCTR टू NCI। सर व्हाट इफ आप स्टेक बेच दिए, कंट्रोल आपके पास है ही नहीं, तो अब NCI भी नहीं होगा, तो आप क्या करोगे सर? देखो, तो हम लोग ना अगर सिग्निफिकेंटली जो रखा हुआ है अपने पास स्टेक, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 90 में से 60 बेच दिया, 30 तो मेरे पास पड़ा हुआ है, विच इज़ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, तो मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो 60% को FCTR बिलोंग करता है ना, जैसे 1800 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 60, 1200 का जो FCTR है ना वो तो अब PNL में डाल दूंगा, एंड 30% का जो FCTR है मैं क्या करूंगा, बुक्स में रिटेन करूंगा। ये बात ध्यान में रखो। ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ FCTR कि इसका गोइंग फॉरवर्ड क्या होना है, सर ध्यान में रहेगा। हम लोग का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पार्ट भी डिस्कस हो गया कि मॉनिटरी आइटम अगर आप FVT OCI पे मेजर करते हो, कौन सा आइटम, मॉनिटरी आइटम, तो जो एक्सचेंज गेन या लॉस का पोर्शन है वो PNL में जाएगा, एंड फेयर वैल्यू गेन या लॉस का पोर्शन OCI में जाएगा। अब खाली एक बात बची रहती है, इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शंस। देखो CFS हमें सिखाता है इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन हमें क्या कर देनी चाहिए, एलिमिनेट कर देनी चाहिए। सर थोड़ा सा एक केस हम फॉर्म करते हैं, जैसे P लिमिटेड है और S लिमिटेड है। P लिमिटेड के बुक्स में पेबल दिख रहा है टू S, कितना दिख रहा है सर, 80,000 रुपीज़, और S लिमिटेड के बुक्स में रिसीवेबल दिख रहा है $1,000। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रेट जब चल रही थी वो थी US की 80 रुपीज़ पर डॉलर। अब देखिए मेरी बात, यहाँ पे ट्रांजेक्शन के डेट पे तो ऐसे ही रिकॉर्डिंग होगा। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो S के लिए कोई एक्सपोजर नहीं है, S को तो वैसे भी सारे पैसे डॉलर्स में आने वाले, मेनली एक्सपोजर पे कौन खड़ा है, P। कल जाके P ये ट्रांजेक्शन को जब सेटल करेगा तो इन दैट केस हम लोग का जो भी अमाउंट है वो रेट में कन्वर्ट करके सेटल करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात है, हमारा जो एक्सपोजर है वो P के ऊपर है, और कौन एकदम निश्चिंत होकर बैठा है हम लोग का, S को कुछ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चिंता लेने की बात नहीं है, उसको तो $1,000 ही मिलने वाले। अब साल का एंड आया और सपोज जो रेट चल रही है वो है 85 रुपीज़ पर डॉलर, तो अब लिटरली पेरेंट को 5 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं टू सेटल टू S, तो इसीलिए वो रीमेजर कर रहा है अपने SFS के अंदर, इसे 85 दिखा के यहाँ उसने दिखा दिया 5,000 का एक्सचेंज लॉस। ये PNL के वाया यहाँ पे आ गया। अब जब हम लोग CFS बनाते हैं तो CFS के अंदर आप क्या करते हो, यहाँ पे पहले दिखाते हो पेबल 85,000, यहाँ पे आप दिखाते हो एक्सचेंज लॉस 5,000, और ये रिसीवेबल्स को आप कन्वर्ट करते हो। मैंने बोला था सारे S के आइटम प्रेजेंटेशन करेंसी में कन्वर्ट होंगे, विच इज़ क्लोजिंग। 1000 इंटू 85 कन्वर्ट करूंगा तो ये भी कितना आएगा, 85 रुपीज़। रिसीवेबल और पेबल तो आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट ये एक्सचेंज लॉस जो आपको होके रखा हुआ है ये एलिमिनेट नहीं होगा। उसके दो रीज़न है। रीज़न नंबर 1 है, एक तो सामने वाले बुक्स में पैरेलल गेन्स दिख नहीं रहे, तो कैसे आप एलिमिनेट करोगे, दोनों के बुक्स में दिखेगा तो आपस में निपटाओगे, वरना तो कैसे निपटाओगे। एंड रीज़न नंबर 2 है कि यार लिटरली हम लोग को ये पैसे कल जाके एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। कल जाके जब PS को पे करेगा तो उसे इंडियन करेंसी में 5,000 ज़्यादा लगने वाले हैं,
तो अब ऐसी बात नहीं है कि बात खाली ग्रुप के अंदर है, ग्रुप का रियल एक्सपोजर यहाँ पे स्टैंड कर रहा है कि यार 5,000 ज़्यादा लग सकते हैं, तो ये एक्सचेंज लॉस एकदम जायज़ है। इसको आप ऐसे मान के चलो कि आज अगर हमारे पैसे फॉरेन बैंक अकाउंट में पड़े रहते हैं तो वो हमारे पैसे ही, बट उसके ऊपर फ़ायदा या नुकसान जो हम लोग का हो रहा है वो तो वैलिड है ना, एक्सचेंज गेन या लॉस वाला। सेम यहाँ पे माना कि एस के पैसे पी के पास ही पड़े हुए, अपना ही आदमी है, बट जब वो पी वापस लौटाएगा तो ये फ़ायदा या नुकसान तो रियल में होगा ना। एंड दैट्स वाई कभी भी एक्सचेंज गेन या लॉस आप एलिमिनेट नहीं करते। हाँ, ये बात है कि इन्होंने ये बोल के रखा है कि सर अगर हमारा सब्सिडरी को ऐसा कुछ दिया हुआ है जो हमारे नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन का पार्ट है, बेसिक सेंस में कुछ पैसा ऐसा हमने सब्सिडरी को देके रखा है जो परमानेंट फंडिंग का पार्ट है, तो उसे मैं बहुत समय बाद सेटल करूंगा सर, अभी उसकी सेटलमेंट प्लान नहीं है। जैसे मैंने उसको लोन देके रखा है जिसकी सेटलमेंट अभी इन हालाती दिनों में नहीं होने वाली है, बहुत टाइम बाद होने वाली है, तो सर फिर मेरे को पीएनएल के अंदर ये रिस्क लेके जाना अच्छा नहीं लग रहा। तो वो बोलते हैं कि ये जो पीएनएल के अंदर आप 5,000 लेके गए थे वो आप पीएनएल से निकाल कर किस में लेके आ सकते हो, एफसीटीआर ओसीआई में लेके आ सकते हो, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन ये उन्हीं के लिए पॉसिबल है जो नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशन है, मतलब आपने कुछ परमानेंट फंडिंग देके रखा है आपकी सब्सिडरी को जिसकी सेटलमेंट आप फ्यूचर में प्लान नहीं कर रहे हो। तो सीएफएस में एक छोटी सी एंट्री पास करनी है, क्योंकि मैंने पेरेंट के एसएफएस में ये पीएनएल में डाला हुआ है तो मैं वहाँ से निकालूंगा और इसे कहाँ पे डाल दूंगा, एफसीटीआर में। सपोज ये लॉस था तो एफसीटीआर लॉस टू पीएनएल, तो इस तरीके से एफसीटीआर नेगेटिव 5,000 का दिखेगा। ठीक है सर, लेकिन दो ऐसे आइटम है जो कभी भी आपके एनआईएफओ का पार्ट नहीं होंगे, विच इज़ ट्रेड पेबल एंड ट्रेड रिसीवेबल। ये हमेशा अगर यहाँ पे कोई गेन या लॉस बनता है तो वो पीएनएल के अंदर ही जाएगा। तो मतलब यहाँ पे पेरेंट ने अगर माल खरीदा है इससे या एस ने हमसे माल खरीदा है और उस पर कोई एक्सपोजर दिख रहा है तो वो हमेशा पीएनएल पे आएगा, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि जो भी आप माल का लेन देन करते हो उसकी सेटलमेंट शॉर्ट टर्म में हो जाती है। एंड इसीलिए यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि लोन बैलेंसेस के केस में अगर आप सेटलमेंट फ्यूचर में प्लान कर रहे हो तो हर जगह पे एक्सचेंज गेन या लॉस हटेगा नहीं, उल्टा पीएनएल में जाएगा। बट सेटलमेंट आपका फ्यूचर में प्लान नहीं है तो इन केस ऑफ पेरेंट एसएफएस पीएनएल के अंदर, बट इन केस ऑफ सीएफएस यहाँ पे आ गया एफवीसीटीआर, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, एफसीटीआर। आ रही है बात आपको समझ? तो ये है, बट ट्रेड पेबल्स एंड ट्रेड रिसीवेबल विल नेवर बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ एंटिटीज एनआईएफओ। तो वहाँ पे अगर कोई एक्सचेंज गेन या लॉस आता है ऑलवेज पीएनएल में जाएगा। ये वाली बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक हम लोग का पार्ट हो गया ऑन इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शंस। फंक्शनल करेंसी में कोई भी चेंजेस आती है रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाना है, आपको प्रोस्पेक्टिवली ही चेंजेस करना है अकॉर्डिंगली। एग्जाम वाइज कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, खाली लास्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन एक्सक्लूडेड है। डेरिवेटिव ट्रांजेक्शंस 109 में वैसे भी कवर्ड है, यहाँ नहीं आती है। हेज अकाउंटिंग इंड एस 21 और 109 कंबाइंड होके बताते हैं, यहाँ कवर्ड नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। 21 ने बोल दिया है कि भाई मैं थोड़े थोड़े एस्पेक्ट के बारे में बोल सकता हूँ, बट वो 109 की चलनी है। कैश फ्लो में भी आपके फॉरेन करेंसी बैलेंसेस कैसे कन्वर्ट होंगे कैश फ्लो बता देता है। एंड सेम गोज फॉर लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी आइटम। जो एएस जब आप फॉलो कर रहे थे ना, तब कुछ ऐसे लोन्स थे जहाँ पे आप कुछ एग्जेम्पशंस ले पा रहे थे। जब हम लोग एएस से इंडेस में आए तो इंडस्ट्री पूछने लगी कि क्या पुराने आइटम्स पे हम वो एग्जेम्पशन कंटिन्यू करें क्या। 101 ने उसे अलाउ किया है, तो क्योंकि वो एग्जेम्पशन अलाउड है तो वहाँ पे इंडेस 21 अब बात नहीं करेगा। दैट्स इट। जितनी भी बातें अपन ने डिस्कस की हुई है वो सब आपके इंडेस 21 के पर्सपेक्टिव से सारे काम की बातें हमने डिस्कस कर ली है। ऑल यू हैव टू डू इज़ रीड द नोट्स एंड उसके बाद एक एक क्वेश्चन आप जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होना चालू हो जाएगा। जो बड़े सम्स है उसको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। कैलसी पे कितने भी आपके उत्तर आ जाए, एग्ज़ाम के अंदर आप अगर ये सोचोगे कि मुझे उत्तर किस तरीके से प्रेजेंट करना है, तो आपका कहीं ना कहीं वहाँ पे समय उस सोच में जा रहा है जो आपके पेपर को कंप्लीट करने नहीं देगा। वी डोंट वांट दैट। तो इंश्योर करो कि भाई कैसे प्रेजेंट करना है उसकी प्लानिंग उन 3 घंटों में ना हो, इन 3 महीनों में हो जो आप एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप इस बारे में सोचोगे उतना अच्छे से आप वहाँ पे हाथों हाथ धड़ाधड़ फटाफट सारी चीज़ें प्रेजेंट कर पाओगे। तो ये सीख ध्यान में रखना। टिल देन टाटा बाय बाय, अपने मिलते हैं इन द नेक्स्ट रिविजन वीडियो। और कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।